हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कि पीएच का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज है। ठीक है, तो सबसे पहला यूज है हमारा ह्यूमंस एंड एनिमल्स के अंदर। हम लोग जानते हैं बच्चों कि हमारा जो ब्लड होता है बच्चों, ब्लड है या फिर सालिवा है या फिर टीयर्स है, इनके पास एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होता है। इन सब का पीएच होता है आपको 7.4। तो जब कभी भी हमारा पीएच अगर 7 से नीचे हो गया, 7 से लेस हो गया, तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। या फिर 7.8 से ज़्यादा पीएच हो गया हमारा, तो भी हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। मतलब हम लोग रहेंगे लेकिन हमारा जो डिफरेंट तरह का डिजीज है हमारे बीच आने लगेगा, हमारे बीमारी जो है हमारे शरीर में होने लगेगा जब ये पीएच इंक्रीज कर जाए इससे या फिर डिक्रीज कर जाए। इंक्रीज करने का मतलब होता है कि बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, और इंक्रीज जो डिक्रीज कर जाएगा उसका मतलब यह है कि एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। और कोई एक भी प्रॉपर्टी हमारे शरीर के लिए बढ़ गया तो नुकसानदायक है। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि जैसे आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब जब वापस ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाटर वेपर के साथ मिल करके यहाँ पे एसिड फॉर्म कर देते हैं। जैसे ये एसिड फॉर्म कर देता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, और ये फॉर्म कर देता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जागता है ऊपर तो HNO3 नाइट्रिक एसिड फॉर्म कर देता है। तो ये सब गैसेज, जैसे हम पेट्रोल ये सब बर्न करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी हम चीज़ों को बर्न करते हैं, कोई भी कार्बन को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। डीजल को जलाते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो ये सब गैसेज प्रोड्यूस होने के बाद जब ऊपर जाता है तो क्या करता है, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाता है। और इस एसिडिक का प्रॉपर्टी 5.6 तक होता है। पीएच जो भी रेन होता है उसका पीएच 5.6 तक होता है। अगर कभी ये रेन का एसिडिक, जो इसी को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं, और ये रेन कभी भी अगर 5.6 से कम हो गया इसका पीएच रेन का, तो हम लोग इसको एसिड रेन बोलेंगे। और इसकी प्रॉपर्टी इतनी खतरनाक हो जाएगी कि आपको बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। जैसे ताजमहल के ऊपर का जो उसका लेयर है वो लेयर खत्म हो रहा है, उसके कलर्स खत्म हो रहे हैं, इसके पीछे क्या है, ये एसिडिक रेन ही है। और भी बहुत सारे इससे डिस्ट्रक्शन हो सकता है एसिड रेन से। ठीक है, बहुत सारे स्किन डिजीजेज जो है वो एसिड रेन से होता है। तो ये सिस्टम है एक। तो दूसरा है आपका पीएच का यूज डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या यूज होता है इसको देखते हैं। तो देखिए, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों। चलिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पेट के अंदर HCl एसिड रिलीज होता है। जब कभी आप शादियों में जाते हो और खूब दबा कर खा लिए खाना, तो उसके बाद क्या होगा कि उसको पचाने के लिए हमारे पेट से बहुत ज़्यादा एंजाइम्स रिलीज होंगे, और उसमें डाइजेस्टिव जूस भी है जो कि एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, ये भी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होगा। अब जितनी ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होगा स्टमच के वाल पे जा करके ये चारों तरफ से अगर उससे सटेगा, तो उस समय क्या होगा कि हमारे पेट के अंदर एक जलन सी महसूस होगा, एक इरिटेशन सा महसूस होगा, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मात्रा ज़्यादा हो गया है। आप इसी को बोलते हो इंडाइजेशन। आप बोलते हो कि कल खा के आए और पता नहीं आज पेट में क्या हुआ, मेरा पेट ही पूरा तरह से जलन दे रहा है। ये जलन इसलिए हो रहा है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ गया है। अब आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप क्या करोगे, HCl एसिड ऐसे तो निकाल नहीं सकते। अब ये नहीं हुआ कि फाड़े और निकाल दिए HCl एसिड। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, और जो बेस लेते हैं उसको एंटाएसिड्स बोलते हैं। और एंटाएसिड्स क्या है, इसमें बेस लिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को लिया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब हम इसके अंदर लेके जाते हैं तो ये बेस और ये एसिड मिल करके क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, और इस तरह से आपको रिलीफ फील होता है। तो डाइजेशन में भी हमारा जो है पीएच का एक खास वैल्यू है। जब हम बहुत ज़्यादा कुछ खा लेते हैं तो HCl एसिड बढ़ जाता है, मतलब पीएच बहुत घट गया हमारे बॉडी का, हमारे पेट के अंदर। और जैसे ही हम इसको करते हैं तो फिर पीएच एक नॉर्मल रेंज पे आ जाता है, यानी न्यूट्रल हो जाता है। तो इस तरह से ये डाइजेशन का हमारे बीच यूज है। उसका बाद है बच्चों टूथ डीके। टूथ डीके कैसे होता है, तो देखो हमारा जो टीथ बना हुआ है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, कैल्शियम फॉस्फेट का। और ये कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है इनसॉल्युबल होता है, मतलब जल्दी ये गलता नहीं है। हमारे बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है टूथ इनामेल। इनामेल जो होता है वो सबसे हार्ड है। अब इस इनामेल को भी नहीं गलना है, ये भी नहीं गलता है, और
क्या होता है कि जब हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ने लगता है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी ऐसा बढ़ गया कि ये 5.4 से भी घट गया एसिडिक प्रॉपर्टी, मतलब पीएच जो है 5.4 से अगर घटने लगेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा। और ये 5.4 से ज़्यादा को ये आराम से बर्दाश्त कर सकता है, वहाँ तक इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन 5.4 से नीचे जाना शुरू हो गया अगर पीएच, कैसे नीचे जाएगा, तो ऐसे चीज़ें हम लोग खाएंगे जैसे चॉकलेट वगैरह, जिससे हमारा पीएच जो है डिक्रीज करता चला जाएगा। तो अगर पीएच डिक्रीज कर गया इससे ज़्यादा, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट भी डीके होना शुरू हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है। तो दांतों का सड़ना भी आपको पीएच के कारण है, अगर पीएच डिक्रीज कर जाता है तब ये चीज़ें होता है। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल्स वारफेयर। एनिमल्स वारफेयर क्या होता है बच्चों, कि आप देखते होंगे कि आप आसपास मधुमक्खी वगैरह छत्ता लगाए रहती है तो वो आपको डंक मार सकती है, या फिर आप कह सकते हो जो रेड एंट्स होती हैं वो, तो इनके अंदर, रेड एंट्स के अंदर होता है बच्चों फॉर्मिक एसिड, और ये फॉर्मिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है। जैसे जहाँ पे आपको काटेगा वहाँ पे फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर दिया, और जैसे ही हमारे बॉडी के अंदर एसिड्स जाएगा तो वो इरिटेशन पैदा करेगा, और यहाँ से इरिटेशन होने लगता है बॉडी को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं, ये एक एसिड है तो कोई एक बेस के साथ रिएक्शन करा देंगे। बेस क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो, वाशिंग सोडा यूज कर सकते हो, वाशिंग सोडा यूज कर सकते हो। बेकिंग सोडा उस जगह पे रब कीजिए, या वाशिंग सोडा उस सब जगह पे रब कीजिए। वाशिंग सोडा तो आपको जनरली नहीं मिलेगा, तो आपके घर में जो सर्फ या फिर डिटर्जेंट या फिर आपको जो सोप होगा कपड़े धोने वाला, उसको उस जगह पे जब रब करेंगे तो क्या होगा, उस एसिड को सॉल्ट बना दिया जाएगा और न्यूट्रल बन गया तो आपको रिलीफ मिल जाएगा। इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। एक और यूज है बच्चों मस्कुलर फैटिग में। ये क्या होता है, तो देखो बच्चों, जब कभी हम लोग हेवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। मसल्स मतलब फूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोड उठा लिए, अब जिम में जाकर के बहुत ज़्यादा वर्क कर दिए, इतना वर्क कर दिए कि मसल्स में क्रैम्प आ गया, तो उस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर एक एसिड रिलीज हो जाता है, और वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू वो एसिड रिलीज होता है, जिस एसिड का नाम है क्या, लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड रिलीज होने के कारण ये मसल का फैटिग होता है। तो यहाँ भी पीएच हमारा डिक्रीज हो जाता है। लैक्टिक एसिड जैसे ही इंक्रीज किया, मतलब आपका पीएच 7 से डिक्रीज किया है, और ये इसलिए वहाँ पे आपको दर्द फील होता है, और मस्कुलर जो है, मसल्स जो है वो फूल जाते हैं, क्रैम्प आ जाता है। तो ये सब रीजंस था, ये सब हमारे डेली लाइफ में पीएच का यूजेज था, जिसको हम लोग यूज करते हैं। चलिए अब हम लोग अभी पढ़ेंगे कि सॉल्ट क्या होता है और सॉल्ट कैसे कैसे फॉर्म होता है, ये सब के बारे में पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। हाँ तो बच्चों देखिए, सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट को कह सकते हैं, ये एक आयनिक कंपाउंड है जो दो आयंस को मिला करके बनता है, एक कैटायन और दूसरा एनायन को मिला करके बनता है। मतलब कह सकते हैं इट इज एन आयोनिक कंपाउंड ऑफ कैटायन एंड एनायन। एक कैटायन और एक एनायन मिला करके आपको सॉल्ट फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है इसको तो डिटेल में बता दिए हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और वहीं से सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैटायन और एनायन के फॉर्म में कहने का मेरा क्या मतलब था। जैसे एक सॉल्ट है NaCl, इसमें Na जो है वो प्लस है और Cl जो है वो माइनस है। ये क्लोरीन जो है वो यहाँ पे एनायन का वर्क करता है, और जो सोडियम है वो कैटायन है। ठीक है बच्चों, उसी तरह से आपको अगर सोडियम सल्फेट की बात करें Na2SO4, तो यहाँ पे सोडियम जो है फिर से वही कैटायन और सल्फेट हो जाएगा एनायन। तो इस तरह से ये एक कैटायन और एक एनायन के मिलने से सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है इसके कुछ टाइप्स भी होंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं कि सॉल्ट कैसे कैसे फॉर्म होता है। हालांकि इसको पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़ चुके हैं बच्चों रिएक्शन में, लेकिन फिर से बता देते हैं आपको। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट क्या क्या मेथड है कि सॉल्ट फॉर्म होगा। सबसे पहला मेथड है कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराइएगा तो सॉल्ट फॉर्म होगा, और हमें क्या निकलेगा यहाँ पे, वाटर। ठीक है,
कोई भी एसिड ले लेते हैं, जैसे हम एक एसिड ले लेते हैं, HCl एसिड ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा देते हैं, NaCl बनेगा और H2O रिलीज होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें क्या यहाँ पे एक सॉल्ट फॉर्म हो गया और वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे H2SO4 ले सकते हो, यहाँ जाओ तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, फिर वही बनेगा MgSO4 प्लस H2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन 2 to 4 है, इधर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन कितना है, इधर 4 और 2 6, इधर कितना है 6। ठीक है, सब कुछ बैलेंस है। तो इस तरह से एक एसिड बेस मिलाने से सॉल्ट फॉर्म होता है, और इस तरह के रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपको याद होगा, ऐसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसको बोला जाता है, ऐसे रिएक्शन को। चलिए दूसरा मेथड देख लेते हैं कि फॉर्मेशन का दूसरा मेथड क्या है। अब हम लोग पढ़े थे कि अगर एक एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटलिक सॉल्ट बनता है। अगर कोई भी एसिड को मेटल के साथ भी मिला करके हम लोग मेटलिक सॉल्ट बना सकते हैं, मेटलिक सॉल्ट बना सकते हैं, और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है बच्चों। तो देखिए एसिड क्या है, कोई भी एसिड ले लीजिए, HCl एसिड ले लेते हैं, सोडियम मेटल के साथ इसको रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या NaCl इसके साथ चला जाएगा, ये बना देगा NaCl, और हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो मेटल्स अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटलिक सॉल्ट बनाएंगे। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे HNO3 ले लेते हैं। चलिए HNO3 ले लेते हैं, पोटेशियम के साथ रिएक्शन करा देंगे तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज होगा। अच्छा बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लेना आप लोग। 2 है तो यहाँ पे भी 2 कर देंगे, 2H। अब यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। उसी तरह से H2 है तो यहाँ भी 2 से कीजिए, और यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। तो दूसरा मेथड क्या है, एसिड और मेटल को मिला करके मेटलिक सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बाहर रिलीज हो जाएगा। चलिए तीसरा मेथड देख लेते हैं। ये सबको डिटेल में पिछले वीडियो में बताया गया है जब हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स का। ठीक है, तीसरा फॉर्मेशन देख लीजिए, तीसरा मेथड क्या है फॉर्मेशन का। चलिए तो तीसरा मेथड है बच्चों कार्बोनेट्स का। एसिड अगर कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मान लो कि कोई एसिड है, अगर वो किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये साल्ट फॉर्म करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है और वाटर बाहर निकलता है। ये 2 चीजें हैं जो बाहर रिलीज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब यहाँ पे मेटल कार्बोनेट लेकर देख लेते हैं, जैसे HCl है और कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं CaCO3। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से जो कैल्शियम है इसके साथ क्लोरीन चला जाएगा तो बना देगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O बाहर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। 3 ऑक्सीजन है, कैल्शियम तो बैलेंस है, H का देखिए H 2 है, इधर H 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो Cl भी 2 हो गया, ये Cl का बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन के देखिए 2 1 3 है, और इधर भी ऑक्सीजन 3 है, सब कुछ बैलेंस हो गया। तो जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट से भी रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म होता है, मेटल बाई कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करके फॉर्म होता है बच्चों, बाई कार्बोनेट के साथ भी एसिड प्लस मेटल बाई कार्बोनेट ये भी सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O रिलीज करता है। ठीक है, जैसे देख लेते हैं, एक हमारे पास एसिड है HCl और मेटल बाई कार्बोनेट NaSCO3 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या फॉर्म होगा, Na इस Cl को अपने साथ लेके चले जाएगा तो NaCl बनेगा प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, और ये बैलेंस ही है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि इस 2 मेथड और हो गया सॉल्ट फॉर्म करने का। इसके अलावा एक और मेथड है बच्चों, जो एक मेथड है स्पेशल अल्कलीज के साथ मेटल अगर रिएक्ट करते हैं। कुछ ही मेटल है, कौन कौन से मेटल है बच्चों, जिंक और एल्युमिनियम, जिंक और एल्युमिनियम। ठीक है, तो क्या होगा, एसिड नहीं, यहाँ पे अल्कलीज हो जाएगा। अब अल्कलीज प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसमें सॉल्ट कौन सा फॉर्म होगा बच्चों, तो देखिए अल्कलीज क्या है, अल्कलीज एक ले लेते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कौन सा मेटल ले लेते हैं, जिंक मेटल ले लेते हैं। ठीक है, 2 ही मेटल है, जिंक और एल्युमिनियम। तो क्या बनाएंगे,
तो Na बताए थे Zn और O लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है, -2। फॉर्मूला बनाने का तरीका याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें +2 और +1 कितना हो गया टोटल 3 और ये 2। अब हम जानते हैं कि अगर केटायन एनायन दोनों बराबर होने चाहिए सॉल्ट में, तो यहाँ पे -2 है। अब क्या करें, तो इसको किसी तरह से 4 बना दीजिए। 2 कर दिए तो माइनस हो गया 4, और प्लस को भी 4 होने के लिए ये 2 कर दीजिए। तो देखिए प्लस भी कितना हो गया, +1 है 2 बार, तो +2 4, और -2 × 2 माइनस भी 4 हो गया। तो इस तरह से ये एक फॉर्मूला बन गया और H2 गैस इधर चला जाएगा। तो इस तरह से हमें ये जो बना है इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट नाम है इसका, और ये एक सॉल्ट है। तो सॉल्ट फॉर्म करने का एक ये भी तरीका है, अल्कलीज के साथ मेटल का रिएक्शन करा दीजिए। एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। इसके रिएक्शन को कर चुके हम लोग। तो ये कुछ मेथड्स था जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्ट को फॉर्म कर सकते हैं बच्चों। अब चलिए देखते हैं कि सॉल्ट तो बहुत तरह के फॉर्म हुए हमारे पास। तो क्या क्या है फैमिली ऑफ सॉल्ट, मतलब किस तरह के एसिड से रिएक्ट करके कैसा सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, और उसको हम लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। चलिए बच्चों, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स जैसे अलग अलग जो है आपके आसपास देखे होंगे, तो अलग अलग फैमिली हैं। वो सारे फैमिली का अलग अलग नेचर होगा, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा इनोसेंस होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत सारे होंगे जो आपसे लड़ाई झगड़े करते होंगे। तो हर तरह का फैमिली है। उसी तरह से सॉल्ट का भी कुछ फैमिली है। और पहला जो हम लोग फैमिली पढ़ते हैं वो क्लोराइड फैमिली पढ़ते हैं, क्लोराइड फैमिली। अब क्लोराइड से जो बनता है, अब क्लोराइड कैसे बनेगा, तो HCl एसिड से। याद रखिएगा, जो भी सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से फॉर्म होता है उसको हम लोग क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। द सॉल्ट फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ HCl acid is called chloride family, called of क्लोराइड फैमिली, ठीक है। जैसे NaCl आपको क्लोराइड फैमिली का है, इसमें क्लोरीन आ गया। जिसमें भी क्लोरीन आएगा वो सब क्या हो जाएगा, जैसे MgCl2 क्लोराइड फैमिली है, KCl क्लोराइड फैमिली है। तो जिसमें भी क्लोरीन आ गया बच्चों वो सब क्या होगा, क्लोराइड फैमिली होगा। तो जिसका भी एल्युमिनियम क्लोराइड लिख सकते हो, AlCl3। तो ये सब क्या है बच्चों, क्लोराइड फैमिली के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो पहला तो ये है क्लोराइड फैमिली। दूसरा देखते हैं बच्चों, इसके एग्जांपल्स आप लिख लीजिएगा जिसमें क्लोरीन आ जाए, ठीक है। क्लोरीन आ जाए वो सब इसके एग्जांपल हैं। यहाँ पे लिख देते हैं NaCl, KCl, AlCl3, कुछ भी लिख सकते हो। K हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया है, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड लिख दीजिए। मतलब कि जिसमें भी क्लोरीन आ जा रहा है बच्चों वो क्लोराइड फैमिली का हो जाता है। दूसरा है बच्चों ऑफ सल्फेट फैमिली, सल्फेट फैमिली का। सल्फेट या सल्फाइड भी बोलते हैं इसको, सल्फाइड या सल्फेट फैमिली का, ठीक है। तो ये क्या होता है बच्चों, जब कभी H2SO4 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड अगर किसी के साथ रिएक्शन करके, किससे रिएक्शन करेगा तो जानते ही हो, बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो बेस के साथ रिएक्शन करके अगर सॉल्ट फॉर्म कर रहा है वैसे सॉल्ट को बोलते हैं सल्फाइड फैमिली का सॉल्ट, ठीक है। द सॉल्ट फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ H2SO4। अब ये तो समझ में आ रहा है, सल्फेट में आपको SO4 आएगा, ठीक है। इज कॉल्ड ऑफ सल्फेट फैमिली, सल्फेट फैमिली के सॉल्ट कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे सोडियम सल्फेट है Na2SO4, देखिए इसमें भी आपको SO4 आया है। मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4, एल्युमिनियम सल्फेट है Al2SO4 का थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट है बच्चों K2SO4। तो ये सब जो है सल्फेट फैमिली का सॉल्ट है, ठीक है। ये इसको हम लोग सल्फेट फैमिली के सॉल्ट में काउंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों नाइट्रेट फैमिली का सॉल्ट, नाइट्रेट फैमिली। तो बच्चों नाइट्रेट फैमिली में क्या है कि अगर कोई भी
हमारे पास ऐसा सॉल्ट है जो HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके बन रहा है, वो नाइट्रेट फैमिली का सॉल्ट होगा। ठीक है, द सॉल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 इज कॉल्ड ऑफ नाइट्रेट फैमिली, उसको नाइट्रेट फैमिली का कहा जाएगा। ठीक है, जैसे अब नाइट्रिक जिसमें भी NO3 आ जाए, नाइट्रिक फैमिली का HNO3 से रिएक्शन करके NO3 बनाएगा, नाइट्रेट में भी -1 चार्ज होता है, जैसे सोडियम नाइट्रेट बना देगा, NaNO3 बना देगा, पोटेशियम नाइट्रेट बना देगा बच्चों, एल्युमिनियम नाइट्रेट AlNO3 का थ्राइस एल्युमिनियम नाइट्रेट बना देगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का 2। तो ये सब रिएक्शन जो है ये सब नाइट्रेट फैमिली का है। ये हम लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट पढ़ रहे हैं कि सॉल्ट के फैमिली कौन कौन से हैं। पहला पढ़े क्लोराइड फैमिली HCl के साथ रिएक्शन करके, सल्फेट फैमिली H2SO4 के साथ रिएक्शन करके, तीसरा पढ़े हम लोग नाइट्रेट फैमिली किसके साथ रिएक्शन करके, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो किस किस एसिड्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं उसके बेसिस पे है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, जो फोर्थ है वो है आपको कार्बोनेट फैमिली। चलिए तो देखते हैं कार्बोनेट फैमिली क्या होता है। चलिए देखते हैं कार्बोनेट फैमिली बच्चों। कार्बोनेट फैमिली के किस कौन कौन से सॉल्ट है, देखिए कार्बोनेट फैमिली। अब देखिए जो कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जो सॉल्ट बनता है ना, उसको कार्बोनेट फैमिली का सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 वीक एसिड है, तो लिखेंगे द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय H2CO3, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं बच्चों। कार्बोनिक एसिड इज कॉल्ड ऑफ कार्बोनेट फैमिली। ऐसे सॉल्ट को हम लोग कार्बोनेट फैमिली का सॉल्ट कहते हैं। अब इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे बच्चों, जिसमें कार्बोनेट आ जाए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया। ये सब क्या है बच्चों, कार्बोनेट फैमिली के सॉल्ट है। जिसमें कार्बोनेट आ जाएगा वो समझिएगा कि वो जरूर किससे रिएक्शन किया होगा, कार्बोनिक एसिड के साथ। तो ये कुछ फैमिली थे सॉल्ट के। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि सॉल्ट के टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के सॉल्ट हमारे आसपास हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट। आप इसके स्क्रीनशॉट ले करके और इसके नोट्स बनाइए। अगर किसी को PDF नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्ट के टाइप्स कितने हैं, तो देखिए बच्चों, सॉल्ट को 3 कैटेगरी में जनरली हम लोग डिफाइन कर दिए हैं। 3 कैटेगरी में इसके टाइप को डिफाइन किया गया है। सबसे पहला हम लोग कैटेगरी पढ़ लेते हैं एसिडिक सॉल्ट। अब दूसरा हम लोग कैटेगरी देख लेते हैं बेसिक सॉल्ट, और तीसरा जो है वो है न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट। चलिए एसिडिक सॉल्ट क्या होगा बच्चों, अब आप खुद से समझो कि एसिडिक सॉल्ट किसको कहेंगे, जिसमें एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो। और एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा कब होगा, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस के साथ रिएक्शन कराए। स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर आप वीक बेस के साथ रिएक्शन कर दिए तो वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, एसिडिक प्रॉपर्टी थोड़ा सा सॉल्ट में बच जाएगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, द सॉल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं,
एसिडिक सॉल्ट। ठीक है बच्चों, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड आपको एक लेना है, तो HCl एसिड स्ट्रॉन्ग है, और वीक बेस लेना है। बेस जो है वो वीक होना चाहिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, NH4OH ले लेते हैं। तो देखिए क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, हम लोग जानते हैं इसका रिएक्शन। तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा तो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा NH4Cl और प्लस H2O। और ये जो सॉल्ट बना है यहाँ पे ये एक वीक सॉल्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट है। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, एसिडिक सॉल्ट। इसमें जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो अभी भी रहेगा। ठीक है, जैसे आपको अगर दूसरा रिएक्शन बोला जाए तो जैसे H2SO4 के साथ आप रिएक्शन करा दीजिए कॉपर ऑक्साइड को, या कॉपर ऑक्साइड को रिएक्शन करा देते हैं। ठीक है, तो CuO को, तो ये क्या बना देगा, देखो बच्चों, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस H2O। और यहाँ पे जो सॉल्ट बना है ये भी सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होगा। तो एसिडिक सॉल्ट याद रखिएगा, इसका पीएच जो होगा बच्चों, इसका पीएच जब हम देखेंगे वो 7 से कम होगा। एसिडिक सॉल्ट का पीएच 7 से कम होगा। अब बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं। अब बेसिक सॉल्ट का मतलब इसमें बेस जो है स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें जैसे एसिड स्ट्रांग था, एसिडिक प्रॉपर्टी था, इसमें बेस स्ट्रांग होगा तो बेसिक प्रॉपर्टी हो जाएगा और वीक एसिड हो जाएगा। द सॉल्ट formed by a strong base and weak acid is called basic salt। इसको बेसिक सॉल्ट कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके एग्जांपल में इसका रिएक्शन देख लीजिए। इसको अलग से ही लिख देंगे बच्चों, इसी का रिएक्शन दिखाते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट अलग से ही बताएंगे आपको। तो देखिए बेसिक सॉल्ट, अब इसमें क्या लेना है आपको, एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। एक वीक एसिड ले लेते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब देखिए ये क्या बनाएगा, अब सोडियम इस कार्बोनेट के साथ मिलकर के क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बना देगा बच्चों, और प्लस H2O, वाटर तो रिलीज होगा ही। अब जो Na2CO3 बना है इसको हम लोग बोलेंगे एक बेसिक सॉल्ट है। ये सॉल्ट तो है लेकिन क्या है, बेसिक सॉल्ट है। तो याद रखिएगा कार्बोनेट फैमिली का जितना भी सॉल्ट होगा वो सब क्या होगा, कार्बोनेट फैमिली का सॉल्ट वो बेसिक सॉल्ट होगा। याद रखिएगा कार्बोनेट फैमिली का सॉल्ट जनरली बेसिक सॉल्ट होता है, और क्लोराइड फैमिली का सॉल्ट या फिर सल्फेट फैमिली का सॉल्ट वो एसिडिक सॉल्ट होता है। अब हम लोग न्यूट्रल चलते हैं, न्यूट्रल की बात करते हैं। एसिडिक सॉल्ट हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका 100% गारंटी है कि बेसिक सॉल्ट होगा। कैसे नहीं हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है बच्चों। तो चलिए इस तरह से ये आपको एक तरह से बेसिक सॉल्ट हुआ। अब हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूट्रल सॉल्ट किसको बोलेंगे। तो न्यूट्रल कब हो जाएगा बच्चों, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन करें। क्या सिर्फ इतना ही नहीं बच्चों, वीक एसिड और वीक बेस भी रिएक्शन करे तो न्यूट्रल हो जाएगा, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को न्यूट्रल कर देंगे। तो ये दो रीजन है, समझ में आया। क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्म होता है न्यूट्रल सॉल्ट, ये थर्ड सॉल्ट है न्यूट्रल सॉल्ट। अच्छा, बेसिक सॉल्ट का पीएच आप लोग 7 से ज़्यादा लिख लीजिएगा। बेसिक सॉल्ट जो लिखे थे अभी, बेसिक सॉल्ट, इसका पीएच जो होगा वो क्या होगा, मोर देन 7 होगा। न्यूट्रल सॉल्ट देखिए, न्यूट्रल सॉल्ट क्या होगा, ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से बनता हो, या फिर वीक एसिड और वीक बेस के रिएक्शन से बनता हो। तो लिखेंगे द सॉल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड and a strong base, and also the reaction of weak acid and weak base is called neutral salt। ऐसे सॉल्ट को हम लोग न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं बच्चों। अब देखिए एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एसिड ही लाना पड़ेगा।
और एक वीक बेस है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वीक बेस ही लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कोई कम पावरफुल आदमी है, उसको अगर उससे बराबर का मुकाबला कराना है तो कम पावरफुल ही आदमी लाना होगा उसी के रेंज का। इसीलिए एसिडिक अगर हो जाएगा, अगर एसिड बड़ा हो जाए तो जब एसिडिक सॉल्ट कब होगा? जब एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाए। अब एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा कब होगा? जब सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। बेसिक प्रॉपर्टी कब ज्यादा हो जाएगा बच्चों? जब सॉल्ट में बेस स्ट्रांग होगा, मतलब बेस बड़ा होना चाहिए। और सॉल्ट न्यूट्रल कब हो जाएगा? जब दोनों बराबर हो, मतलब स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस, वीक एसिड वीक बेस, ठीक है, तब ये चीजें होगा। तो देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस का। जैसे NaOH एक स्ट्रांग बेस है और HCl एक स्ट्रांग एसिड है, तो जो सॉल्ट बनेगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो कैसे फॉर्म हुआ है? स्ट्रॉन्ग बेस है ये और स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है बच्चों, ये सॉल्ट है न्यूट्रल सॉल्ट, ये जो है न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म हुआ है। अब वीक का भी देख लेते हैं, एक वीक एसिड ले लेते हैं और एक वीक बेस ले लेते हैं। तो कोई भी ले सकते हो आप। अभी जो किए थे कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं बच्चों। कॉपर ऑक्साइड हो गया आपको वीक बेस, ठीक है बच्चों। और अब हम लोग ले लेते हैं एक वीक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपर ऑक्साइड एक वीक बेस है और H2CO3 एक वीक एसिड है, वीक एसिड है। तो जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो कॉपर कार्बोनेट प्लस H2O, ये जो बना ये न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग देखें कि अगर इस वीक एसिड के साथ कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन कराए जो कि एक वीक बेस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रॉपर्टी हुआ वो न्यूट्रल सॉल्ट हुआ। इससे पहले जब बेसिक सॉल्ट बनाए थे तो उसमें आपको क्या किए थे, बेसिक सॉल्ट में एक स्ट्रॉन्ग बेस लिए थे, स्ट्रॉन्ग बेस लिए थे और वीक एसिड के साथ रिएक्शन कराए थे। स्ट्रॉन्ग बेस में यहाँ पे क्या ले लिए थे, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, तब आपको बेसिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये चीजें फॉर्म हो रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर कोई सॉल्ट है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसका कोई कलर नहीं होता है, तो कलरलेस होना चाहिए। कलरलेस मतलब कह सकते हैं इट इज ए कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। एक कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता है सॉल्ट को। केमिस्ट्री में व्हाइट कलर को जनरली कलरलेस बोला जाएगा क्योंकि उसका कलर नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे सॉल्ट का कोई कलर नहीं होता है। दूसरा बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, कि कितना सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी कितना है इसका। तो देखिए बच्चों सॉल्युबिलिटी की बात करें तो इसका 37.8 डिग्री है, इसका 8% है सॉल्युबिलिटी, 37.8% सॉल्युबिलिटी है। मतलब क्या हुआ कि 37.8 ग्राम सॉल्ट कैन डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर। 100 ग्राम वाटर में 37.8 ग्राम जो है सॉल्ट डिजॉल्व हो सकता है, मतलब सॉल्यूबल है। कैन डिजॉल्व या सॉल्यूबल, इज सॉल्यूबल, सॉल्यूबल भी लिख सकते हो, डिजॉल्व भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। चलिए ये सॉल्युबिलिटी हो गया। इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो 820 डिग्री सेल्सियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा हाई है इसका मेल्टिंग पॉइंट। मतलब 820 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तब जाकर के ये मेल्ट होना शुरू होता है। लेकिन इससे पहले ही क्या होता है कि जो भी हमारे पास सॉल्ट होता है उसके क्रिस्टलाइन अलग क्रैक के साथ प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, अलग होने शुरू हो जाते हैं। मतलब जब आप इसको हीट करोगे ना, हीट करोगे तो 0 से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस पे ही इसके जो क्रिस्टल्स है वो टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें कह सकते हैं NaCl में अगर आपको
NaCl है और इसमें 2H2O है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इतना ही डिग्री सेल्सियस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हटना शुरू हो जाएगा, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा और ये एक क्रैकिंग साउंड के साथ, कैसा साउंड करता है, क्रैकिंग साउंड के साथ ही ब्रेक होना शुरू करता है, साउंड के साथ ब्रेक होना शुरू हो जाता है जो भी इसके कंपाउंड से, जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग इसका देख लेते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है बच्चों। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है कि अगर एटमॉस्फेयर से ये क्या कर सकता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर ले सकता है, वेट में हो जाएगा, मतलब ये गीलापन ले सकता है, आसपास का जो भी हमारे पास एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है उसको अपने अंदर अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है, मतलब इसका मतलब है इट कैन एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर को अगर एब्जॉर्ब कर पा रहा है तो ऐसे नेचर को हम लोग बोलते हैं कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। ठीक है बच्चों, अब इससे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। अब कितने यूजेज हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूजेज और इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ओके, चलिए तब तक के लिए